नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का लाइट जीएस चैनल पे स्वागत करता हूं और आज फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, जिसके द्वारा हमें बहुत सारी नई जानकारियां मिलने वाली हैं और हमारी तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैसी चल रही है इसकी भी जांच हो जाएगी। आज हमारा टेस्ट 21 है, इसमें 20 लिखा हुआ है। तो देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करना चाहूंगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज प्रत्येक दिन आपके पास पहुंचता रहे और प्रतिदिन आप 7 बजे जुड़ के हमारे साथ टेस्ट देते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? ऑप्शंस हैं, एक बांध का जलाशय, धान के खेत, जंगल या उद्यान। तो इसका सही जवाब होगा जंगल। जंगल जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं बल्कि एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। यदि बात करें, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो पूरी तरह से सौर विकिरण पर निर्भर होता है। सौर विकिरण यानी कि सूर्य के ताप पे। उदाहरण के लिए वन, सागर, महासागर, घास के मैदान, झील या रेगिस्तान, ये सभी जो है एक पारिस्थितिक तंत्र है। एक वन पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यात्मक इकाई या एक प्रणाली है जिसमें मिट्टी, पेड़, कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी और इंसान होते हैं जो इसकी अंतः क्रियात्मक इकाइयों के रूप में होते हैं। ये तो है एक तरह का साइकिल है। जंगल एक तरह का साइकिल जिसमें तरह तरह के जीव रहते हैं। जैसे घास है तो घास को जो है वो प्राइमरी जो जीव होते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, वो घास को खाते हैं। उन छोटे मोटे कीड़ों को जो है उससे बड़े जीव खाते हैं। ठीक है, जैसे जंगल की बात की जाए तो जंगल में जो है लगभग जो है एक शाकाहारी जीव पाए जाते हैं, दूसरे मांसाहारी जीव पाए जाते हैं और तीसरा जो है वो जो ऑटोट्रॉफ हो, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो शाकाहारी जंतु जो है वो पेड़ पौधे पर, घास पर निर्भर है और मांसाहारी जंतु जो है वह शाकाहारी जीवों पर निर्भर है। और इस तरह से एक साइकिल जो है वह चक्र जो है वन का वो चलते रहता है। ठीक है, इसीलिए जंगल में इन सभी कंपोनेंट का होना अति आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, संघ क्षेत्र लक्षद्वीप में किस धर्म के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी लक्षद्वीप में सबसे अधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? ऑप्शंस है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म या सिख धर्म। तो इसका सही जवाब होगा इस्लाम धर्म। लक्षद्वीप में इस्लाम धर्म सब प्रमुख धर्म है। इस केंद्र शासित प्रदेश के 90% से अधिक लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। हिंदू धर्म और ईसाई धर्म, अन्य धर्म का पालन कुछ लोगों के द्वारा ही वहां पर किया जाता है। पवित्र पैगंबर उबैदुल्लाह ने लक्षद्वीप में इस्लाम की स्थापना की थी। लक्षद्वीप की मुस्लिम आबादी जो है वह सुन्नी वर्ग की है। मुस्लिम में 2 वर्ग होते हैं, शिया और सुन्नी। तो सुन्नी वर्ग की संख्या जो है वह लक्षद्वीप में ज्यादा है। जैसे यदि बात करें लक्षद्वीप में अधिक बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है तो वह मलयालम और महल है। ठीक है, लक्षद्वीप 36 द्वीपों, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय सभा है? ऑप्शंस है, केरल, उत्तर प्रदेश, असम या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है द्विसदनीय सभा है, अर्थात विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। यदि बात की जाए कि और कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है, अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था वहां भी है, वो स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और एक उत्तर प्रदेश। यही 6 राज्यों में केवल द्विसदनीय सभा है। ठीक है, यदि विधान परिषद की बात की जाए तो अनुच्छेद 169 यह कहता है कि संसद जो है
एक विधान परिषद को किसी भी राज्य से समाप्त कर सकती है या बना सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं 1902, 1907, 1905 या 1909। तो इसका सही जवाब होगा 1905। 1905 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, बंगाल का विभाजन। उस समय लॉर्ड कर्जन के समय जो है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब इस स्वदेशी आंदोलन की जो जड़ें हैं वह बंगाल विभाजन में ही है। यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्णा कुमार मित्रा जैसे उदारवादी नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता में एक सामूहिक प्रदर्शन के बाद यह आंदोलन शुरू किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन के बाद कलकत्ता में एक हड़ौती मनाया गया और इसे राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब घोषित किया गया? तो वो दिन था 16 अक्टूबर 1905 को। इस आंदोलन के बाद पूरे बंगाल में प्रदर्शन हुए और लोगों को स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। लेकिन 1908 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार द्वारा नेतृत्व की कमी और दमन के कारण यह आंदोलन जो है बिल्कुल फीका पड़ गया और इस आंदोलन को बाद में दबा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस संधि के माध्यम से दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ऑप्शंस हैं मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या पांडिचेरी की संधि। तो इसका सही जवाब होगा मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि के द्वारा ही दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वह समाप्त हो गया था। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1780 से लेकर 84 तक चला था, जिसमें हैदर अली को पोर्ट्रेक नोवो में कैप्टन आयरकुट के द्वारा हरा दिया गया और इसके बाद ही मंगलौर की संधि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं शाहजहां, अकबर, जहांगीर या हुमायूं। तो इसका सही जवाब होगा अकबर। अकबर ने ही दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने ही मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने ही हेमू को हराया था। इसके बाद उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म की नींव ... आर्य सत्य और ... मार्ग पर है, यानी कि कितने आर्य सत्य और कितने मार्ग पर आधारित है। ऑप्शंस है 6, 4, 8, 6, 2, 8 या 4। इसका सही जवाब होगा 4 और 8, यानी कि बौद्ध धर्म जो है वह 4 आर्य सत्य पर एवं 8 अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। ये 4 सत्य कौन कौन से हैं? तो ये 4 सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी। और वह 8 अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस है भागीरथी, अलकनंदा, यमुना नदी या मंदाकिनी।
थोड़ा साइलेंट रहो सब, बिना आवाज के टाइपिंग करो 2-3 मिनट, बस रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ले, थोड़ा सा आवाज मत करना सब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भागीरथी नदी। यदि बात की जाए भागीरथी नदी पर और सारे बांधों की, जैसे मंदेरी बांध, जोशियारा बांध और कोटेश्वर बांध, ये सही बांध भी भागीरथी नदी पर ही स्थित है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ऑप्शंस है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए, इन्होंने ही भारत का राष्ट्रीय गान जो 52 सेकंड में गाया जाता है की रचना की है। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध लेखक और संगीतकार हैं। इनका उपनाम भानु सिंह ठाकुर है। इन्हें गुरुदेव के नाम जाना जाता है। इन्होंने ही भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीतों की रचना की है। टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था अपनी प्रसिद्ध के लिए। यदि बात की जाए सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला कांग्रेस थी जो भारतीय थी। इसके अलावा सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी यूपी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले पीएम थे। सरदार वल्लभ पटेल जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग भारत के 562 देशी रियासतों को मिलाने का श्रेय जो है वह सरदार वल्लभ पटेल को ही दिया जाता है। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। राम सुतार इसको बनाने में मूर्तिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शंस है आलू, टमाटर, मछली या दूध। तो इसका सही जवाब होगा आलू। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। यदि कुछ और क्रांति की बात करें, जैसे कि हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा या प्याज के उत्पादन से है,